आज से हम पालघर मसले पर, पालघर में जो संतों की मॉब लिंचिंग हुई है निर्मम और बर्बर तरीके से, एक 70 साल और एक 35 साल के संत को मारा गया है। कल्पवृक्ष गिरी महाराज जो कि पंचदशानम जूना अखाड़ा के संत थे, उनकी बहुत ही बेदर्द तरीके से हत्या की गई है। हत्या के बाद सरकार इस बात में कि उन्होंने 101 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, इस मामले में यहीं तक जाकर रुक गई है। उनका यह मानना है कि कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन संत समाज बुरी तरह से गुस्सा है। सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि पालघर के ये लोग नरभक्षी बन गए? क्या यहां पर पहले भी इस तरह का इतिहास रहा है? पालघर में क्या धर्म परिवर्तन भी होता रहा है? लेफ्ट के प्रभुत्व वाला इलाका है और यहीं से इकलौते लेफ्ट के एमएलए, सीपीएम के एमएलए जो महाराष्ट्र विधानसभा में वो आते हैं, उनका नाम है विनोद निकोल। तमाम सवालों का पड़ताल करती हुई पालघर में ये जगह कैसी है, ये बताती हमारे आज के इस अपडेट को देखिए। 16 अप्रैल की रात पालघर में हुई इस वारदात की तस्वीरें पूरे देश ने देखी। जूना अखाड़े के दो संतों की सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी और पुलिस देखती रह गई। इस वारदात के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अभी भी मामले की लीपापोती में लगी हुई है। संत समाज की मांग के बावजूद महाराष्ट्र सरकार इस मामले की सीबीआई जांच को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पालघर केस की सीबीआई जांच के बजाय सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। क्या लगता है, क्या हो सकता है? आपने कहा साजिश हो सकती है, जांच होना चाहिए, बट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उस गांव के बारे में आपको क्या बताती है? फिर मैं कोविड पर आऊंगा सर। देखिए, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अनुसार तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि वहां पर सीपीएम का एक बड़ा इतिहास रहा है, हिंसा का, लोगों के ऊपर हमले करने का एक बड़ा इतिहास रहा है। और विशेष रूप से उनके विचारों के खिलाफ का विचार अगर कोई रखता है और ऐसे लोग अगर कोई कार्य भी करते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, तो उनको वहां पर करने नहीं दिया जाता। और इसलिए ये सारा इतिहास को देखते हुए इसके पीछे क्या साजिश है, इसको तो ढूंढना ही पड़ेगा। इस बीच एक और वीडियो सामने आ रहा है जो इस इलाके का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस वायरल वीडियो में 3 रेल कर्मियों की कुछ गांव वाले पिटाई कर रहे हैं। दावे के मुताबिक तीनों रेल कर्मचारी अपने ड्यूटी से घर लौट रहे थे, मगर पालघर इलाके के वाकी गांव के पास करीब 200 लोगों की भीड़ ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और फिर उन्हें मारने पीटने लगे। आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। हम लगातार इन तस्वीरों की प्रामाणिकता की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही पालघर के एसपी से संपर्क करने की कोशिश भी हो रही है, मगर पालघर के एसपी का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ बता रहा है। आरोप है कि पालघर में एक के बाद एक हो रही इस गुंडागर्दी के पीछे स्थानीय विधायक विनोद निकोले का हाथ है। बाकी गांव के विनोद निकोले सीपीएम के नेता हैं। निकोले ने पालघर के दहाड़ू विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। निकोले ने चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट पास्कल धनारे को हराया था। विनोद निकोले महाराष्ट्र में सीपीएम के इकलौते विधायक हैं और इन्हीं के दबाव में स्थानीय पुलिस कोई एक्शन लेने से डरती है। एक साधु संत जो यात्रा करते हुए जा रहे थे, उनको किस प्रकार से रात के अंधेरे में घेर करके उनकी नृशंस हत्या की गई, और वो भी पुलिस कर्मचारियों के सामने। शर्म का भी ये विषय है कि आज साधु संतों का भी जीवन एक राज्य सरकार या हम समाज उसको सुरक्षित करने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ट्वीट के जरिए आरोप लगाया। संबित पात्रा ने लिखा, महाराष्ट्र सरकार को जवाब देना होगा। एनसीपी और सीपीआईएम के नेता पालघर की उस अमानवीय भीड़ में क्या कर रहे थे? आप लोग गठबंधन की सरकार चलाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप एक दूसरे के पापों पर पर्दा डालेंगे। संतों की हत्या या साजिश? जाहिर है जिस वक्त देश भर में कोरोना के कारण लॉकडाउन है और खासकर महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, ऐसे में सवाल उठते हैं कि लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के पालघर में ये क्या हो रहा है? लॉकडाउन के बीच 300 से ज्यादा की भीड़ कैसे आ गई? गुंडों के सामने पुलिस क्यों सरेंडर कर रही है? क्या संतों की हत्या करने वाली भीड़ के पीछे स्थानीय नेता का हाथ है? क्या सीपीएम विधायक की शय पर जुटी थी कातिल भीड़? आखिर बीजेपी की सरकार बदलने के बाद आतंक क्यों फैला? सीबीआई जांच से क्यों बच रही है उद्धव सरकार? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अल्पसंख्यकों से जुड़े अपराध पर हाय तौबा मचाने वाली पॉलिटिकल पार्टियां और सेक्युलर नेता संतों की हत्या पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? टीम न्यूज़ नेशन।
तो बड़ा सवाल है, इसमें अपराध कई सारे हैं। पहला, लॉकडाउन तोड़ा गया, तोड़ा ही नहीं गया, 200 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। यही नहीं, उसके बाद भीड़ इकट्ठा होती है, कई देर तक, काफी देर तक वहां पर हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता है। संतों को बचाने की कोशिश करने वाला पुलिसकर्मी ही उन्हें भीड़ के अंदर फेंक देता है। लॉकडाउन होना, उसके अंदर भीड़ का जुटना, हथियारों के साथ जुड़ना, डंडे के साथ जुड़ना, कुल्हाड़ी के साथ जुड़ना, जो रेती और फावड़े और जो खेती के उपकरण होते हैं उनके साथ जुड़ना। बताया जाता है कि आदिवासी प्रभुत्व वाला ये इलाका है, लेकिन यहाँ पर धर्म परिवर्तन भी एक बड़ा मुद्दा था। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम चलेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी है, हमारे साथ विवेक विराट मुदगल जी हैं जो कि जाने माने संत हैं, मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ संजय गुप्ता हैं जो कि एक शिवसेना के समर्थक हैं। टेलीविजन पर पहली बार मैं आपको विनोद निकोले जी से मिलवाऊंगा, क्योंकि विनोद निकोले जी की पार्टी से जुड़े नेताओं पर आरोप लग रहे हैं कि उनके नाम इस एफआईआर के अंदर शामिल है। तो क्या सीपीएम के किसी स्थानीय नेता का इसमें हाथ है? क्या लेफ्ट इस हिंसा के पीछे लेफ्ट है? इन तमाम सवालों पर हम सभी लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले विवेक विराट जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे संजय गुप्ता को जिनके समर्थन वाली सरकार इस वक्त मुंबई में है? हिंदू हृदय सम्राट के बेटे उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे विराट भाई? दीपक जी जैसी कि खबरें आ रही हैं, संतों की हत्या कर दी गई। मेरा कहना है कि संतों की नहीं, भारतीय सनातन संस्कृति की हत्या हुई है, भारत भूमि की हत्या हुई है, और वो भी एक ऐसे प्रदेश में जहां पे भगवान लेके सत्ता पे काबिज हुए हैं। वो हिंदू राष्ट्र सेना अपने आप को कहती है, वहां संतों की हत्या कर दी जाती है। और संत, कौन संत? जो हमारे दर्पण है, जो हमारे आईना है, जो संत जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, वो संत जो त्याग तपस्या दिखाते हैं, धैर्य सिखाते हैं, वो संत। ऐसे संतों की हत्या कर देना, हिंदू संस्कृति की हत्या कर देना, सनातन धर्म की हत्या कर देना, यह दर्शाता है कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया है। कहीं ना कहीं उन लोगों का पर्दाफाश होता अगर वो संत जीवित रह जाते, क्योंकि वहां धर्म परिवर्तन कराया जाता था और वहां नक्सली आतंकवाद था। जिन नक्सली आतंकवाद के कारण धर्म परिवर्तन कराया गया इन मिशनरियों के द्वारा, उस मिशनरियों की आंखें खुल गई। उनको मालूम पड़ गया कि ये संत हमारे रास्ते का रोड़ा है, और उन रोड़ों को हटाने के लिए उन लोगों ने उनको चोर तक कह दिया, और उन लोगों ने उनको कहा कोई बच्चा चोर है, कोई अफवाह फैल गई। उनको यहां तक शर्म नहीं आई। जो संत देश का दर्पण होते हैं, जो संत जीवन जीने की इच्छा जागृत कराते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, ऐसो संत की हत्या करवा दी गई। ठीक तो है, ये धिक्कार है। उस वीडियो को देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जितनी बुरी तरह से, जितनी क्रूरता से, जैसे इतनी बुरी तरह से तो कसाई भी बकरे को नहीं मारता, जितनी बुरी तरह से वहां की भीड़ ने मारा, वो भी लॉकडाउन के समय पूरा हिंदुस्तान बंद पड़ा है। ठीक है विराट जी, आपको रुकना होगा। इसी सवाल को लेकर मैं महेश तापसे जी के पास जाऊंगा। महेश तापसे जी, जवाब दीजिए। इतनी निर्ममता आपके राज में, साफ साफ जंगल राज, कानून और व्यवस्था का कोई राज नहीं, पुलिस वाला संतों को भीड़ के हाथों सौंप रहा है। महेश जी, क्यों ना आपके गृह मंत्री इस्तीफा दे? क्यों ना इसकी सीबीआई जांच हो? सरकार क्यों रिपोर्ट कर रही है, बताइए। कौन हो रहा दादा? दीपक जी, सबसे पहले तो मेरा नाम महेश तपासे है, तापसे नहीं। माफ कीजिएगा, अगर आप बोलेंगे तो तपासे बोलिएगा जी। और मैं सभी संत वर्ग के सभी महानुभाव नेताओं को बोलना चाहूंगा कि महाराष्ट्र ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, संतों की भूमि है। इस महाराष्ट्र की भूमि पे जिस प्रकार से संतों की हत्या हुई, उस बात का बेहद खेद बस काम चल गया खेद से। पार्टी छोड़ दीजिए, सरकार बाजू में छोड़ दीजिए। एक नागरिक के तहत मैं कहता हूं, एक कार्यकर्ता के रूप में कहता हूं कि संतों की हत्या। जवाब दीजिए, एनसीपी के नेता काशीनाथ चौधरी उस भीड़ में क्यों थे? जवाब दीजिए, एनसीपी के जिला पंचायत के सदस्य काशीनाथ चौधरी वहां पर क्यों थे? गांव में जहां पे हत्या हुई, उस गांव का सरपंच भी भारतीय जनता पार्टी का है, और ये उनका नाम एफआईआर में नहीं है। वो आई थी लेकिन चली गई, महिला हैं, लेकिन आपके नेता मौजूद रहे। दुर्घटना होती है तो एनसीपी का जो हमारा कार्यकर्ता था, वहां का पंचायत समिति का सदस्य है, एक लोक प्रतिनिधि है। एक लोक प्रतिनिधि के तहत उसको पुलिस ने बुलाया, क्योंकि इतना बड़ा मॉब था।
और जिस प्रकार से ये बार बार कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जानबूझकर हुआ, मैं अभी पूरे हिंदुस्तान के संत समाज को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये इस दुर्घटना के पीछे किसी भी प्रकार का कोई भी कम्युनल या कोई भी राजनीतिक मैं कम्युनल का सवाल उठा ही नहीं रहा हूं, मैं सीधे चलता हूं। टेलीविजन पर पहली बार सीपीएम के विधायक विनोद निकोले जी, 1 मिनट रुकिए, तपासे जी रुकिए, विनोद निकोले जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। विनोद निकोले जी डहाणू विधानसभा के विधायक हैं। अरे भाई साहब तपासे जी रुक जाइए, तपासे जी का ऑडियो। विनोद निकोले जी एमएलए हैं डहाणू से, और यहां पर आरोप लगाया देवेंद्र फडणवीस ने कि लेफ्ट की हिंसा का यहां पर इतिहास रहा है। विनोद जी, आप इलाके के विधायक हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं वहां के निर्मम लोग कि किस इस तरीके से वहां पर हत्या कर दी जाए 2 संतों की, जिनमें से एक की उम्र 70 साल है? मैं विनोद निकोले बोल रहा हूँ जी बोलिए विनोद जी। हाँ, क्या था मामला, बताइए। हाँ, ये पालघर जिला में ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 15-20 दिन पहले से ये चोरों की अफवाहें फैलाई गई है। ये जो गढ़चिंचली में जो घटना हुई, वो घटना होने से पहले 2 जगह, यानी कि डहाणू में ही चारोटी करके गांव, उसके नजदीक में सारणी गांव है, वहां पे ऐसी घटना हुई थी, जहां वो डॉक्टर थे, विश्वास वड़वी डॉक्टर, वो उस रास्ते से गुजर रहे थे तो लोगों ने उनकी गाड़ी अटकाई। अब वो जो गाड़ी अटकाई वो आदिवासी लोग थे, और जो गाड़ी में बैठा था वो भी आदिवासी था, विश्वास वड़वी। तो वहां भी पुलिस आई तो पुलिस उनको बचा के लेके गई। लेकिन जो गढ़चिंचले में जो हुआ वो बहुत ही शर्मिंदा होने वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये जो 2 दिन के बाद मुझे जो पता चला, वो जो वीडियो वायरल हुआ, तो मैं उस जगह पर गया। जब मैंने देखा तो वहां एक फॉरेस्ट चौकी है। वो फॉरेस्ट चौकी है जो महाराज वहां से आए, वो पहले तो आए तो उस गांव से निकल गए, और गांव से निकल जाने के बाद दादरा नगर हवेली के बॉर्डर पे गए, वहां के पुलिस ने उनको वापस पीछे भेज दिया, और वहां से आने के बाद वो फॉरेस्ट चौकी पे उनको अटकाया गया। वैसे भी 15-20 दिन पहले से चोरों की अफवाहें पूरे ग्रामीण क्षेत्र में फैल गई है। अरे विनोद जी, वो तो साधु संत थे, क्या लोग इतने समझदार नहीं हैं? विनोद जी, यही तो जानना चाह रहा हूं, वो तो साधु संत थे। कोई क्या अपने गाड़ी ड्राइवर के साथ चोरी करने के लिए आता है? विनोद जी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इतनी कितनी क्रूरता। हाँ, इस बात को मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत गलत हुआ है, जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, और जिन्होंने ये किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन अभी ये हो रहा है कि गांव के गांव जो छोटे छोटे बच्चे, अब पूरे गांव के गांव खाली हो गए। मैं उस इलाके में गया था, एक गांव में गया कि मैं पूछूं भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन कोई भी गांव में नहीं मिला। वैसे भी अभी महाराष्ट्र सरकार ने, विनोद जी 1 मिनट, अब आपको प्रेम शुक्ला जी को सुनना होगा। मुझे आपकी बात, आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इतने सीनियर नेता हैं, इतनी कैडर बेस्ड पार्टी से आते हैं, क्यों हुआ इसका कोई कारण तो होगा। क्या चोर गाड़ी में आता है? क्या चोर भगवा कपड़ा पहन के आता है? उसको जिस तरीके से मारा गया वो अमानवीय है। प्रेम शुक्ला जी, आपको लाना चाहूंगा, क्या हुआ है वहां पर, क्योंकि विनोद जी भी कुछ नहीं बता रहे हैं, क्या हुआ है जी? क्या इसके पीछे आपको कोई साजिश नजर आती है? देखिए विनोद जी कृपा करके बताएं, ये स्वयं बता रहे हैं कि 3 घटनाएं जो हैं ये इन्होंने स्वयं कबूल की हैं, तो ये कृपा करके बताएं कि तीनों घटनाओं में ये आखिरी घटना जो गढ़चिंचले की हुई है, इसमें तो गिरफ्तारियां हुई हैं। डॉक्टर विश्वास वल्लवी वाले मामले में किसको गिरफ्तार किया गया, कितने लोग गिरफ्तार किए गए और क्यों नहीं गिरफ्तार किए गए, क्या कार्रवाई हुई। और एक जो घोड़वल पुलिस स्टेशन की सीमा में हुआ है उसमें FIR तक दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि घोड़वल पुलिस स्टेशन के PI सोनवणे जी से बात हुई तो सोनवणे जी कहते हैं घटना हुई है, FIR दर्ज है क्या, तो FIR के बारे में मौन साध जाते हैं। तो जब रेलवे के 3 कर्मचारियों को मारा गया, जिसकी वीडियो वायरल है, जब उनसे फोन किया पत्रकारों ने तो वो कहते हैं कि आपको वीडियो कैसे मिली, हम इसकी जांच करेंगे। यानी जो घटना हुई उसकी पुष्टि कर रहे हैं, घटना की पुष्टि के बाद अब FIR नहीं लेते हैं। गढ़चिंचले की घटना में भी आप दीपक जी भली बात जानते हैं, 19 तारीख की रात को न्यूज नेशन पर आपने खबर ब्रेक की, उसके पहले वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने
इसको चोरी का मामला मानकर उस पर कोई बयान तक नहीं आया था। अभी जो तीनों संत, 2 संत और एक ड्राइवर मारा गया गरीब परिवार का, महाराष्ट्र सरकार ने 1 रुपए भी उनके परिजनों के लिए घोषित नहीं किया है। तो महाराष्ट्र सरकार की ये नीति क्यों है, कृपा करके बताएं। काशीनाथ चौधरी की वहां उपस्थिति, इस पर आप जो है गोल मटोल बात कर रहे हैं। वहां पर सीपीएम कार्यकर्ताओं के बारे में गोल मटोल बात कर रहे हैं। अगर विधायक जी को पता है कि चोरी की अफवाह फैल रही है, तो चोरी की अफवाह को रोकने की दिशा में उन्होंने, प्रशासन ने या पुलिस ने क्या कार्रवाई की और क्यों नहीं की, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। सिर्फ इस पर राजनीति मत कीजिए, इसको सांप्रदायिक कोण मत दीजिए, यही बात करते हैं। और पालघर के कोर्ट में जो है एक समुदाय विशेष के लोग, वो जो लोग भीड़ में थे जिन्होंने हत्या की, उनकी जमानत के लिए गए। क्या ये सत्य नहीं है? क्या उसके बाद भी इसको धार्मिक रंग नहीं प्राप्त होना चाहिए? बिल्कुल नहीं धार्मिक रंग देना चाहते, लेकिन एक समुदाय विशेष के समूह से अगर कोई जाके वकालतनामा दायर करता है और वो विशेष करके उस समुदाय विशेष का धर्मगुरु है, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया विनोद जी है जवाब आपकी? दीजिए, खोल के बताइए ना प्रेम शुक्ला जी, आप विशेष वर्ग क्यों बोल रहे हैं? अगर कोई है तो नाम लीजिए उसका, खुल के बताइए। अब ओपन जमाना है, आप नहीं लेंगे टेलीविजन पर तो सोशल मीडिया पर आ जाएगा। विनोद जी जवाब दीजिए इन सवालों का। आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि ये इंसान हैवान कैसे बन गए। विनोद जी बताइए, आपके इलाके पॉलिटिकल इशू कुछ लोग बनाना चाहते हैं। मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिए, मुझे पॉलिटिकल इशू से कोई मतलब नहीं है। विनोद जी मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, मेरा सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, ये हो कैसे गया? 15-20 दिन पहले से। अरे सर, चोरी की अफवाह की तो आप तो कपड़े देख रहे हैं ना, उनके संत हैं वो लोग, भगवा कपड़े पहने हुए हैं, घेर कर मारा जा रहा है। जागरण करते थे लोग, रात को जागते हैं कि भाई चोर आते हैं करके। तो आपकी सरकार की पुलिस क्या कर रही थी? विधायक होने के नाते हमने लोगों को समझाया है कि ये एक अफवाह है, आप रात को जागो मत, आप सोइए, ये लॉकडाउन है, आप घर पे ही रहिए, आप सोइए, आप बाहर मत निकलो, ये कोई चोर बोर नहीं है, कोई ये सब अफवाहें फैलाई गई है। हमने हमारा कर्तव्य किया है, लोगों को समझाया। फिर भी इतने दिनों से लोग रात को जागरण कर रहे थे, उसी टाइम मैंने जैसा भी। अरे तो विनोद जी आपने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, एसपी ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया? आप तो एक के ऊपर एक कानून तोड़ते रहे। गढ़चिंचले की घटना सुनिए, गढ़चिंचले की घटना होने से पहले 2 घटनाएं और हो चुकी थी। वहाँ ये तो है कि वहाँ किसी की जान नहीं गई, किसी को लगाना है, लेकिन इसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज थी। पुलिस स्टेशन में नहीं दर्ज है सर। आपके एसपी सुबह से फोन बंद करके बैठे हुए हैं। मैंने 10 फोन लगाए, मेरे एडिटर रवि शर्मा ने 10 फोन लगाए, आपके एसपी फोन बंद करके बैठे हुए हैं। कोई ये बता नहीं सकता। विनोद जी मैं सिर्फ एक बात का जवाब चाहता हूं, ये हुआ तो हुआ कैसे? ये इंसान हैवान कैसे बन गए? सिर्फ ये बताइए। आपका इलाका है, बताया कि चोरों की अफवाह फैल गई थी। अरे लोग, आपकी पार्टी के भी नेता वहां पर मौजूद थे, एनसीपी के काशीनाथ चौधरी मौजूद थे, भगवा कपड़े पहने थे, 70 साल की उम्र थी। गाड़ी में चोर आते हैं क्या इलाके में? बताइए विनोद जी, लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं, गाड़ी में चोर आते हैं क्या? ये बात सही है कि कोई गाड़ी में, मतलब ऐसे 70 साल के बुजुर्ग है, वो चोरी के लिए नहीं आते हैं। ये लोगों को हमने लोगों को पहले समझाया कि ये चोरों की खाली अफवाह फैलाएगी, इसके ऊपर आप विश्वास मत रखिए, ये हमने बोला है। ठीक है, संत समाज को सुनिए। संत आपके पास कोई जवाब नहीं है। अफसोस विनोद जी, किस तरह से आप सीपीएम के विधायक, आपके पास आपके इलाके में इतनी नृशंस हत्या हो जाती है, उसका कोई जवाब नहीं है। ये जबरदस्ती था कि ये सब घटना होने से पहले लोगों को गांव-गांव में जागरूक करना चाहिए था कि हम। तो आपकी सरकार ने किया क्यों नहीं? आप घर में सो, आपकी सरकार ने किया क्यों नहीं? आप सत्ताधारी पार्टी के हैं, विधायक होने का फर्ज क्यों नहीं निभाया? और कैसे इंसान हैवान बन गया वहां का, बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, वहाँ जो काशीनाथ चौधरी जो एनसीपी के जिला परिषद सदस्य थे, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने भी लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इतने हजारों के तादाद के जो लोग थे वो किसी का सुन नहीं रहे थे। पहली बात तो वहाँ पुलिस थी, ये पुलिस के सामने हुआ। मुझे पुलिस वाले डाल रहे हैं, पुलिस वाले धकेल रहे हैं संत को। बताइए, जवाब दीजिए ना। ये है आपके इलाके की पुलिस, ये है आपकी सरकार कि संत को भीड़ के हवाले कर दो, 70 साल की उम्र, और आप चोर बता के मामला टालना चाहते हैं। जिन लोगों ने किया है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने अच्छी भूमिका ली है, और आज यहाँ के गृह मंत्री ने 110 लोगों की यादी जाहिर कर दी है। ठीक है, अब रुकिए एक मिनट विनोद जी, सम्मान के साथ आपको रोकूंगा। हालांकि बिल्कुल अमानवीय काम हुआ है, इंसानियत के खिलाफ काम हुआ है।
आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है। सीधे चलता हूं आचार्य विक्रमादित्य के पास। आचार्य विक्रमादित्य, विनोद जी सामने खड़े हैं, सीपीएम के विधायक, उनका इलाका है, लेफ्ट का हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। आचार्य विक्रमादित्य क्या कहेंगे? दीपक जी, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, साजिश। और पूरी तरह से जितनी देर मैंने आपको सुना, यहाँ पर इन सब लोगों को सुना, ये लीपापोती की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये एक एक व्यक्ति जानता है जिस प्रकार से क्या काम किया गया है, कौन ये कर रहा है, जिस प्रकार से हिंदू धर्म के प्रति, संतों के प्रति रोष था वहां पर लोगों के मन में। ये 3 घंटे संत वहां रुके, ऑर्गेनाइज किलिंग की गई है, ऑर्गेनाइज किलिंग, इसको किलिंग बोलते ही, ऑर्गेनाइज किलिंग की गई है। 3 घंटे तक वहां जो मिशनरीज काम कर रही हैं, जिस प्रकार से उन्होंने वहां की साधारण जनता के प्रति, जिस प्रकार से पिछले 70 सालों से सनातन धर्म के प्रति द्वेष भर दिया है मन में, सनातन पद्धति के भगवा के प्रति द्वेष भर दिया है, उन सब लोगों के मनोमस्तिष्क में ये बोल के, क्योंकि अब वनवासी प्रकल्प जो है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी से त्रस्त होकर इन लोगों ने, मिशनरीज ने वहां पर इन लोगों के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किलिंग कराई है। इन लोगों को, संतों को वहां एक शिक्षा देने का प्रयास किया गया कि तुम इस क्षेत्र में आओगे तो मार देंगे और मार दिया गया है। और सारी सरकार पूरी तरह से इस वक्त वहां लीपापोती करने का काम कर रही है। जवाब दीजिए, आज देखिए 30 सेकंड जवाब दीजिए, सरकार के द्वारा क्या कहा, ये लीपापोती करने का कार्य किया जा रहा है। ये पूरी तरह से पिछले 5 सालों में क्या हुआ है वहां पर, कि मोदी जी की जो कार्रवाई हुई, इन एनजीओ को, जो नक्सलाइट एरिया के एनजीओ हैं, इन सबको पैसा मिलना बंद हो गया है। जिस प्रकार से वहां पर जो इनके एक मिनट रुकिए आचार्य जी, रुकिए, मैं सीधे विनोद जी के पास करता हूं। विनोद जी जवाब दीजिए, क्या ये कोई षड्यंत्र है? क्या इसके पीछे ईसाई मिशनरीज है? ऐसी कोई नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन वहां नहीं है। वहां पे जिस इलाके में, गढ़चिंचले में, जहाँ पे ये मतलब घटना हुई है, वहां पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वहां पे। ऐसा कोई एक ही पॉलिटिकल पार्टी है कि उसके पीछे कोई ऐसा षड्यंत्र कुछ नहीं है। सिर्फ इतना बस ऐसे ही मार दिया। मैं बोल चुका हूं कि विनोद जी, चोर सुनिए ना, बस ऐसे ही मार दिया, ऐसे ही मार दिया। मैंने पहली बात सुनी, बस ऐसे ही मार दिया। मैंने आपको बताया है कि इसके पहले जो 2 घटना हुई, वो जो एक डॉक्टर पे जो हमला हुआ, वो डॉक्टर कोई संत नहीं था, वो एक आदिवासी है। फिर भी आदिवासी लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। लोगों के मन में इतना ही सिर्फ था कि चोर लोग रात को घूम रहे हैं, उनकी गाड़ियां घूम रही है। अरे तो आप क्या कर रहे थे विनोद जी? मुझे बताइए, कौन सा चोर गाड़ी में आता है? ग्रामीण इलाके में कोई चोर गाड़ी से आएगा? बताइए ना विनोद जी, थोड़ा तर्क के आधार पर बात कर लीजिए। ग्रामीण इलाके में कोई व्यक्ति चोरी के लिए आएगा गाड़ी में बैठकर? वो हम लोगों को समझा रहे हैं कि इसी को आप क्या समझाएंगे साहब? 2 जिंदगियां चली गई बेदर तरीके से। विनोद जी, मैं आपके जवाबों से संतुष्ट नहीं हूं।